नमस्कार। आज तारीख है जुलाई 1, 2025 और हम यहाँ हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स के ज़रूरी मुद्दों को समझने के लिए। सोर्सेज वही भरोसेमंद, पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। हमारा मिशन है आज की खबरों की तह तक जाना, एनालाइज करना, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। एलबीएसएनए तक का सफ़र सिर्फ मंजिल नहीं है, ये रास्ते का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। बिल्कुल। आज का एजेंडा काफी पैक्ड है। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के पर्सपेक्टिव से देखें। प्रीलिम्स फैक्ट्स और मेंस आंसर राइटिंग दोनों में मदद मिले। हाँ, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। पार्ट ए में हाई इम्पैक्ट इश्यूज, मुख्य मुद्दे, पार्ट बी में अदर डेवलपमेंट्स, अन्य घटनाक्रम, और पार्ट सी में रिवीजन और मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए के पहले बड़े मुद्दे से। बिल्कुल तैयार है। पहला मुद्दा जुड़ा है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। हेडलाइन है द इंडिया यूएस ट्रेड टैंगो, हाई स्टेक्स ऑन द पोटोमैक। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, पोटोमैक पर ऊंचे दाव। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय निगोशिएटर्स रुके हुए हैं, बातचीत थोड़ी फंसी हुई लग रही है। हाँ, और मामला थोड़ा सीरियस है क्योंकि जुलाई 9 की डेडलाइन, समय सीमा करीब आ रही है। खतरा ये है कि अगर बात नहीं बनी तो 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग सकते हैं। मतलब अमेरिका भारतीय सामान पर लगाएगा तो भारत अमेरिकी सामान पर। एग्जैक्टली, जैसे को तैसा। तो कोर इश्यूज क्या हैं? भारत क्या चाहता है और अमेरिका क्या? देखिए, भारत की मुख्य मांगे हैं कि अमेरिका उसके स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ्स लगा रखे हैं उन्हें हटाए। साथ ही भारत चाहता है कि उसके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फुटवेयर को अमेरिकी बाजार में बेहतर एक्सेस मिले। और यूएस की तरफ से उनकी क्या डिमांड्स है? यूएस चाहता है कि भारत अपने बाजार उनके ऑटोमोबाइल्स, विस्की और खासकर कृषि उत्पादों के लिए और खोले। इसमें एप्पल्स, कॉर्न, सोया जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। यहीं पर शायद सबसे बड़ा पेच है ना? एग्रीकल्चर और डेयरी। बिल्कुल, ये भारत के लिए रेड लाइंस हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्रोडक्ट्स और कुछ खास तरह के डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोले, जैसे वो जिनमें इंटरनल ब्लड मील इस्तेमाल होता है। भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वित्त मंत्री का बयान भी आया है। स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों के हितों और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। ये बात तो सही है। अच्छा, इसका स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है? क्वाड वगैरह के संदर्भ में इसे कैसे देखें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ भारत और अमेरिका क्वाड, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, के तहत अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत कर रहे हैं, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जल्द ही क्वाड समिट भी होने वाला है। और दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक फ्रिक्शन, आर्थिक टकराव चल रहा है। ये दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, सामरिक संरेखण के बावजूद इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक हित अलग हो सकते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं। यूएस चाइना ट्रेड डील के बाद भारतीय निर्यातकों पर भी दबाव बढ़ा है कि वो अमेरिकी बाजार में अपनी जगह सुरक्षित करे। क्या इसमें भारत की तरफ से कोई नॉन टैरिफ कंसेशंस ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ, एक बात गौर करने लायक है कि भारत ने हाल के समय में यूएस से तेल का आयात बढ़ाया है। इसे एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव, रणनीतिक कदम या नॉन टैरिफ कंसेशन, गैर प्रशुल्क रियायत के तौर पर देखा जा सकता है, जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ऊर्जा विविधीकरण के साथ साथ शायद व्यापार वार्ता में कुछ गुडविल, सद्भावना बनाने की कोशिश भी हो। अच्छा, तो आगे क्या लगता है? क्या कोई बड़ा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो पाएगा या फिर अभी तुरंत तो शायद नहीं। इसीलिए इंटरिम ट्रेड डील की बात चल रही है। मतलब एक छोटा समझौता जिससे तात्कालिक राहत मिल जाए, ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स टल जाए और फिर बाद में एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए की तरफ बढ़ा जाए। लॉन्ग टर्म गोल यानी दीर्घकालिक लक्ष्य तो $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का है 2030 तक। राइट। तो ये था इंडिया यूएस ट्रेड टैंगो। प्रीलिम्स पॉइंटर्स में की टर्म्स याद रखने होंगे: रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जीएम प्रोडक्ट्स, क्वाड, बीटीए। और मेंस के लिए सवाल बन सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी के बावजूद व्यापारिक मतभेद क्यों बने हुए हैं और इन्हें सुलझाने के क्या रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल, ये विश्लेषण मेंस के उत्तर में डेप्थ देगा। चलिए अब पार्ट ए के दूसरे मुद्दे पर आते हैं।
ये भी जीएस पेपर 2 से है, लेकिन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था और शासन से जुड़ा है। बिहार्स इलेक्टोरल रोल ओवरहॉल, क्लीन अप और क्राइसिस, बिहार की मतदाता सूची का ओवरहॉल, सफाई या संकट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI), भारत निर्वाचन आयोग, बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कर रहा है। हाँ, और ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऐसा 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। प्रक्रिया ये है कि सभी मतदाताओं का एक तरह से पुनः सत्यापन किया जाएगा। खासतौर पर वो 2.93 करोड़ मतदाता, 2.93 करोड़ मतदाता, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 37% हैं। 37% जो 2003 के बाद वोटर लिस्ट मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें अपने जन्म और नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण देना होगा। 2.93 करोड़, 2.93 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें एक और पेच है शायद, कि 1987 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता के दस्तावेज भी दिखाने पड़ सकते हैं। जी हाँ, ऐसी बात भी सामने आ रही है। ECI का तर्क ये है कि मतदाता सूची में बहुत सी त्रुटियां आ गई हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और माइग्रेशन, प्रवासन के वजह से लोग जगह बदल लेते हैं, मृत्यु की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं होती, और कुछ मामलों में फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स यानी विदेशी अवैध अप्रवासी के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो उद्देश्य है एक एरर फ्री लिस्ट बनाना। लेकिन इस पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। विपक्ष से बैकडोर NRC कह रहा है। उनका आरोप है कि ये गरीबों, प्रवासियों और खासकर अल्पसंख्यकों को डिसएनफ्रेंचाइज मताधिकार से वंचित करने का एक सिनिस्टर मूव है। टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव ही होने वाले हैं। बिल्कुल। विवाद का एक बड़ा बिंदु है बर्डन ऑफ प्रूफ। सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि अगर किसी का नाम हटाना है तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी यानी उचित अवसर दिया जाता है अपना पक्ष रखने का। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सबूत का भार मतदाता पे डाला जा रहा है कि वो साबित करे कि वो नागरिक है और योग्य मतदाता है। और बिहार जैसे राज्य में, जहां बहुत से लोगों के पास शायद दस्तावेज जुटाना ही एक चुनौती हो, वहां इसकी प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। लीगल एंगल क्या है इसका? क्या ECI के पास ये पावर है? हाँ, कानूनी तौर पर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 मतदाता की एलिजिबिलिटी, योग्यता तय करता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 21(3) ECI को स्पेशल रिवीजन करने की शक्ति देती है। तो पावर तो है, लेकिन पावर के इस्तेमाल के तरीके पर सवाल है। सही कहा। सवाल प्रक्रिया पर है, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट पर है। क्या ये प्रक्रिया इतनी इंक्लूसिव होगी कि कोई जेन्युइन सिटीजन छूट ना जाए? ECI के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इलेक्टोरल इंटेग्रिटी भी बनी रहे और इंक्लूसिविटी भी। और इसके नेशनल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। क्या ये एक पायलट प्रोजेक्ट है? ECI ने खुद कहा है कि ये राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये बिना NRC का लेबल लगाए पूरे देश में नागरिकता सत्यापन का एक तरीका तो नहीं बन जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। प्रीलिम्स के लिए यहाँ की टर्म्स हैं SIR आर्टिकल 326, सेक्शन 21(3) RPA 1950। और मेंस के लिए प्रश्न बन सकता है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पीछे ECI के तर्कों और इस पर उठाई जा रही चिंताओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या ये चुनावी अखंडता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है? प्रश्न 2। बिल्कुल, इसमें दोनों पक्षों के तर्क और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख जरूरी होगा। ठीक है, अब आते हैं GS पेपर 2 के ही एक और अहम टॉपिक पर, जो गवर्नेंस और सहकारिता से जुड़ा है। सहकार से समृद्धि, अनपैकिंग द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025-2045। सहकार से समृद्धि, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025-2045 का विश्लेषण। एक नई 20 वर्षीय नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है। जी हाँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री अमित शाह हैं, ने इसकी घोषणा की है। उद्देश्य है भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर को पुनरुद्धार करना, उसे रिवाइटलाइज करना। ये सेक्टर काफी समय से समस्याओं से जूझ रहा है। पुराने कानून, राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई भतीजावाद और आधुनिकीकरण की कमी। और इस नई पॉलिसी का मोटो है सहकार से समृद्धि। इसके की फीचर्स क्या हैं?
इसके एम्बिशंस काफी बड़ी हैं। लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में देश के हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति हो। फरवरी 2026 तक 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाने का टारगेट रखा गया है। 2 लाख। हर गांव में एक समिति, ये तो काफी एम्बिशियस है। पैक्स का क्या रोल होगा इसमें? पैक्स को सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें मल्टीपर्पज पैक्स एमपैक्स बहुउद्देश्य पैक्स में बदला जाएगा। ये एमपैक्स गांव स्तर पर एक वन स्टॉप शॉप एकल खिड़की की तरह काम करेंगी, जहां 300 से ज्यादा सेवाएं मिलेंगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कॉमन सर्विस सेंटर, CSCs, सामान्य सेवा केंद्र वाली सेवाएं, PM जन औषधि केंद्र चलाना, अनाज भंडारण, ग्रेन स्टोरेज की सुविधा देना, ये सब कुछ। वाओ, मतलब गांव का पूरा इकोनॉमिक हब बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। इसके अलावा डेयरी और फिशरीज में भी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, श्वेत क्रांति 2.0 का नाम भी दिया जा रहा है। और तो और एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रिब्यून सहकारी विश्वविद्यालय भी स्थापित करने की योजना है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए प्रोफेशनल्स पेशेवर तैयार करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इकोसिस्टम बनाने की बात है। इसका एनालिसिस करें तो पोटेंशियल क्या है और पिटफॉल्स क्या हो सकती हैं? पोटेंशियल तो बहुत है। ये एक डुअल इंजन इनिशिएटिव, दोहरे इंजन वाली पहल कही जा सकती है, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। आर्थिक रूप से देखें तो ये जमीनी स्तर पर कैपिटल पहुंचाएगा, सेवाएं देगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा, खासकर उन लोगों को जिनके पास स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल है। गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। और पॉलिटिकल एंगल? पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से देखें तो सहकारी समितियां गांव स्तर तक सीधी पहुंच बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल रही हैं। योजनाओं का वितरण, लोगों से जुड़ाव, प्रभाव निर्माण, ये सब इसके जरिए हो सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में हमने देखा है कि सहकारी आंदोलन कितना प्रभावशाली रहा है। एक नेशनल डेटाबेस, यूनिवर्सिटी और पॉलिसी के जरिए केंद्र सरकार का प्रभाव भी इस सेक्टर में बढ़ेगा। लेकिन इसमें चुनौतियां या पिटफॉल्स भी होंगी? बिल्कुल। सबसे पहला तो है फेडरल क्वेश्चन। सहकारिता संविधान की स्टेट लिस्ट का विषय है, तो केंद्र की इस महत्वाकांक्षी नीति और राज्यों के अधिकार क्षेत्र के बीच टकराव की संभावना बनी रहेगी। जनवरी 2026 की जो डेडलाइन दी गई है पैक्स बनाने की, वो भी राज्यों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। और वो पुरानी समस्याएं, राजनीतिक कब्जा, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन का इतिहास बताता है कि ये समितियां अक्सर स्थानीय नेताओं के राजनीतिक अखाड़े बन जाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन बढ़ता है। इस नई नीति का असली टेस्ट यानी परीक्षण इम्प्लीमेंटेशन में होगा। क्या ये पुरानी बीमारियों से बचकर वास्तव में सहकार से समृद्धि ला पाएगी? सही कहा। प्रीलिम्स के लिए टर्म्स याद रखें। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025-2045, PACS, MPACS, सहकार से समृद्धि, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। और मेंस का सवाल हो सकता है, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025-2045 के प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन करें। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में संभावित चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करें। प्रश्न 3, इसमें पॉलिसी फीचर्स यानी नीतिगत विशेषताएं और एनालिसिस यानी विश्लेषण दोनों को बैलेंस करना होगा। चलिए अब रुक करते हैं GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ। पहला बड़ा मुद्दा है GST। आज जुलाई 1 है और GST को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। टाइम फॉर अ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड का समय। डेफिनेटली 8 साल एक लंबा समय होता है किसी इतने बड़े रिफॉर्म सुधार का असेसमेंट, मूल्यांकन करने के लिए। GST को भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कर सुधार माना जाता है और इसके हिट्स और मिसेस दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हिट्स की बात करते हैं। क्या अच्छा हुआ है? सबसे बड़ी सफलता तो रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रह और फॉर्मलाइजेशन में दिखती है। GST आने के बाद टैक्स बेस्ड काफी बड़ा है। अब 15.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स इसके दायरे में हैं। मंथली कलेक्शंस लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि GST रेवेन्यू ग्रोथ नॉमिनल GDP ग्रोथ से भी ज्यादा रही है, जो दिखाता है कि कंप्लायंस बेहतर हुआ है और टैक्स एवेजन में शायद कुछ कमी आई है। और इसका डिजिटल बैकबोन GSTN, वो इसकी दूसरी बड़ी सफलता है। GST नेटवर्क, अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल्स, इसने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है।
इससे वन नेशन वन मार्केट की तरफ बढ़ने में मदद मिली है, कंप्लायंस आसान हुआ है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ी है और ट्रांसपेरेंसी भी आई है। एमएसएमईज के लिए भी कुछ आसानी हुई है। हाँ, उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई गई है, एक सरल कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प है और क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की सुविधा भी दी गई है छोटे बिजनेसेस को, तो कुछ राहत उन्हें जरूर मिली है। ठीक है, ये तो हुई अच्छी बातें। अब मिसेस या कहें कि अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है रेट रैशनलाइजेशन। अभी भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्लैब सिस्टम है, 5%, 12%, 18%, 28% और उसके ऊपर से सेस भी। इससे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होते हैं, लिटिगेशन बढ़ती है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या भी बनी हुई है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल पर जीएसटी रेट फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार उत्पाद से ज्यादा होती है। इससे मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो जाता है, जो उसे रिफंड लेना पड़ता है और ये पूरी प्रक्रिया को जटिल बनाता है और वर्किंग कैपिटल फंसाता है। अच्छा, और जी स्टैट का मुद्दा? हाँ, जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल जी स्टैट, ये जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए बनाया जाना था, लेकिन 8 साल बाद भी ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लोगों को हाई कोर्ट्स में जाना पड़ता है, जो महंगा भी है और समय लेने वाला भी। इससे टैक्स सर्टेनिटी कम होती है। और कुछ चीजें तो अभी भी जीएसटी से बाहर है ना? बिल्कुल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, अल्कोहल, शराब, ये बड़े सेक्टर अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की जो चेन है वो टूट जाती है। मतलब इन चीजों पर लगने वाले टैक्स का क्रेडिट आगे नहीं मिल पाता, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स की समस्या बनी रहती है। फेडरल टेंशन्स भी एक मुद्दा है। केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी कॉम्पेंसेशन वगैरह को लेकर मतभेद रहे हैं। कंप्लायंस बर्डन भी एक शिकायत रहती है, खासकर छोटे व्यापारियों की तरफ से। हाँ, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। इनवॉइस मैचिंग, ये सुनिश्चित करना कि आपका वेंडर कंप्लायंट है, नियमों में बार बार बदलाव, ये सब छोटे बिजनेसेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जीएसटी 2.0 की बात हो रही है, एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कई रिकमेंडेशंस हैं। मुख्य रूप से 1 रेट स्ट्रक्चर, दर संरचना, इसे सरल बनाया जाए। सुझाव है कि 3 टियर रेट स्ट्रक्चर हो, जैसे 8%, 15%, 30%। 2 टैक्स बेस, पेट्रोलियम और बाकी छूटे हुए सेक्टर्स को जीएसटी में लाया जाए। 3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जी स्टैट को तुरंत और पूरी तरह फंक्शनल बनाया जाए। 4 कंप्लायंस, अनुपालन, प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, जैसे वेंडर कंप्लायंस का बोझ खरीदार से हटाकर वापस वेंडर पर डाला जाए। सिंगल यूनिफाइड रिटर्न की व्यवस्था हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आईटीसी की अनुमति दी जाए। तो कंक्लूजन यही है कि जीएसटी एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए यहाँ जीएसटी काउंसिल, जीएसटैट, आईटीसी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं। और मेंस का सवाल बन सकता है, जीएसटी के 8 वर्षों का मूल्यांकन करते हुए इसकी प्रमुख सफलताओं और परसिस्टिंग चैलेंजेस, बनी हुई चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। जीएसटी 2.0 के लिए आवश्यक सुधारों की विवेचना करें। प्रश्न 4। राइट। अब इकोनॉमी से जुड़ा एक और मुद्दा, द रेलवे फेयर हाइक, अननेसेसरी जोल्ट। 5 साल में पहली बार यात्री किराया बढ़ाया गया है, आज से ही, जुलाई 1 से। हाँ, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट है। एसी क्लासेस में 2 पैसे पर किलोमीटर और नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा पर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हालांकि सबर्बन ट्रेन्स और मंथली सीजन टिकट्स को इससे बाहर रखा गया है। इसका रैशनल क्या दिया जा रहा है, क्यों बढ़ाया किराया? मुख्य कारण बताया जा रहा है सब्सिडी बर्डन। रेलवे का कहना है कि वो यात्री सेवाओं पर भारी सब्सिडी देती है। आंकड़े बताते हैं कि नॉन एसी क्लासेस में रेलवे अपनी लागत का केवल 39% ही वसूल पाती है। सबर्बन सर्विसेज में तो ये सिर्फ 30% है। एसी क्लासेस में भी केवल 3.5% का मामूली सरप्लस है। तो वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या इस पर कोई बाहरी दबाव भी था? हाँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने भी किराया बढ़ाने की सिफारिश की थी, ताकि रेलवे की फाइनेंसेस, वित्तीय स्थिति सुधर सके। इसके अलावा बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे फ्यूल मेंटेनेंस की भरपाई का भी एक अनस्पोकन रीजन, अकहा कारण हो सकता है।
अब इसका एनालिसिस करते हैं। ये हमेशा वाला द्वंद्व है, बैलेंसिंग बुक्स वर्सेस पब्लिक सर्विस संतुलन, वाणिज्य की इकाई बनाम लोकप्रिय सेवा दायित्व। रेलवे एक कमर्शियल एंटिटी है या सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन निभाने वाली संस्था? बिल्कुल, ये किराया वृद्धि इसी दुविधा को दर्शाती है। इसका इम्पैक्ट लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा, खासकर स्लीपर और जनरल क्लास में सफर करने वालों पर, जो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। और फिर सर्विस क्वालिटी का सवाल उठता है। क्या उन क्लासेस का किराया बढ़ाना जायज है जहां अक्सर भीड़-भाड़, गंदे शौचालय जैसी समस्याएं रहती हैं? ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। साथ ही एक चिंता 2-tier सिस्टम की भी है। एक तरफ वंदे भारत, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेन्स हैं और दूसरी तरफ बेसिक सर्विसेज हैं जो उतनी अच्छी नहीं है। क्या ये किराया वृद्धि इस खाई को और चौड़ा करेगी? फिस्कल इम्पैक्ट कितना होगा इस वृद्धि से? क्या इससे रेलवे की वित्तीय सेहत सुधर जाएगी? अनुमान है कि इससे रेलवे को सालाना 1100 से 1450 करोड़ रुपए 1100 से 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ये रकम रेलवे के कुल घाटे को देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये किसी बोल्ड रिफॉर्म यानी साहसिक सुधार के बजाय एक इंक्रीमेंटल स्टेप यानी वृद्धिशील कदम ज्यादा लगता है। ये एक फिस्कल बैंडेड यानी राजकोषीय पट्टी की तरह है, जो अंडरलाइंग डिजीज यानी रेलवे का फॉल्टी फाइनेंशियल मॉडल, क्रॉस सब्सिडाइजेशन पर अत्यधिक निर्भरता और इंफ्रास्ट्रक्चर में कम निवेश का इलाज नहीं करता। क्रॉस सब्सिडाइजेशन मतलब माल ढुलाई, फ्रेट से होने वाली कमाई से यात्री सेवाओं के घाटे की भरपाई करना। ये मॉडल अब सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नहीं रह गया है। अंडरस्टूड, समझ गया। तो प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट्स जैसे पैसेंजर वर्सेस फ्रेट रेवेन्यू, यात्री बनाम माल ढुलाई राजस्व, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, क्रॉस सब्सिडी समझना जरूरी है। और मेंस का सवाल, हालिया रेल किराया वृद्धि के तर्कों और संभावित प्रभावों का परीक्षण करें। भारतीय रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किराया वृद्धि के अलावा और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? प्रश्न 5। इसमें रेलवे के फाइनेंशियल मॉडल, वित्तीय मॉडल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक सुधारों पर बात करनी होगी। बिल्कुल। तो ये थे पार्ट ए के हमारे हाई इम्पैक्ट इश्यूज। अब जल्दी से पार्ट बी में कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जी। जीएस पेपर 2 और 3 से जुड़ी कुछ और खबरें। पहली, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये 2001 की पॉलिसी की जगह लेगी। हाँ, इसके 5 पिलर्स बताए गए हैं। वैश्विक उत्कृष्टता हासिल करना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए खेल का उपयोग, इसे एक जन आंदोलन बनाना और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ इंटीग्रेट करना। लक्ष्य है 2036 ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करना। फिर क्वाड देशों ने अपना पहला संयुक्त एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। इसमें क्या हो रहा है? GS2IR। इसमें चारों देशों इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स, तटरक्षक अधिकारी एक दूसरे के जहाज़ों पर तैनात क्रॉस डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। उद्देश्य है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाना, इंटर ऑपरेबिलिटी बेहतर करना और इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करना। चीन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। हाँ, जी हाँ, प्रधानमंत्री ने इसे पीपल्स मूवमेंट, जन आंदोलन कहा है। उपलब्धियां गिनाई गई हैं, जैसे भारत नेट के तहत 6.92 लाख किलोमीटर्स, 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई, जिससे 2.18 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ी। डेटा कॉस्ट में भारी कमी आई है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की GDP में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 20% के करीब पहुंच सकता है। एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़ी खबरें। GS3। IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग, शहरी बाढ़ और नदी उफान, रिवर ब्रीचेस का खतरा है। एक और खबर है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 का 337 टन जहरीला कचरा आखिरकार जलाकर नष्ट कर दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ स्निपेट्स। GS3। हाँ, 2 छोटी खबरें हैं।
एक छत्तीसगढ़ के माओइस्ट हिट बीजापुर जिले में नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दूसरा, मणिपुर में प्रमुख मैतेई नागरिक समाज समूहों ने MHA के अधिकारियों से मिलकर राज्य में NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की औपचारिक मांग रखी है। ठीक है, अब कुछ बातें GS पेपर 1 सोसाइटी समाज और GS पेपर 4 एथिक्स नीति शास्त्र के लिए। जी, JS1 सोसाइटी समाज के लिए एक दिलचस्प खबर गुजरात के भुज से है। वहां अहीर समुदाय ने भव्य और दिखावटी शादियों एक्स्ट्रावैगेंट वेडिंग्स पर रोक लगाने का फैसला किया है। वो सरल पारंपरिक समारोहों को अपना रहे हैं। ये एक ग्रासरूट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जमीनी स्तर का सामाजिक सुधार आंदोलन का उदाहरण है। ये वाकई सराहनीय है। अब एथिक्स के लिए कुछ केस लिस्ट्स GS4। हाँ, कुछ मामले सामने आए हैं जो पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में प्रोबिटी यानी सत्यनिष्ठा और गवर्नेंस पर सवाल उठाते हैं। पहला, करप्शन। छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी मंत्री पर शराब घोटाले से 64 करोड़ रुपए 64 करोड़ रुपए बनाने का आरोप है। मध्य प्रदेश में भी एक मंत्री पर जल जीवन मिशन फंड के इस्तेमाल को लेकर जांच चल रही है। दूसरा, कस्टोडियल डेथ। तमिलनाडु में एक मंदिर गार्ड की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। ये पुलिस ब्रुटैलिटी, अकाउंटेबिलिटी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के मुद्दे को फिर से उजागर करता है। तीसरा मामला डिजिटल स्कैम से जुड़ा है। हाँ, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी नाम के घोटाले की खबरें आ रही हैं। इसमें स्कैमर्स लोगों को डराकर उनसे पैसे म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा रहे हैं। ये दिखाता है कि साइबर क्राइम कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नागरिकों की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है और बैंकिंग सिस्टम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर भी सवाल उठते हैं। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। उड़ीसा में एक सरकारी अधिकारी को पीटे जाने की घटना हुई है और गोवा में एक किशोर पर एसिड अटैक हुआ है। ये घटनाएं कानून के राज के सामने चुनौतियों को दर्शाती हैं। ये सब मामले एथिक्स पेपर में केस स्टडीज के तौर पर या एग्जाम्पल्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाती हैं जहां एथिकल प्रिंसिपल्स दांव पर होते हैं। चलिए अब आते हैं पार्ट C पर, रिविजन एंड मोटिवेशन, पुनरीक्षण और प्रेरणा। सबसे पहले आज का प्रीलिम्स फैक्ट शीट, प्रारंभिक परीक्षा तथ्य पत्रक, 1 जुलाई 2025। की पॉलिसीज इनिशिएटिव्स। मुख्य नीतियां पहल, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025-2045, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और क्वाड का @C ऑब्जर्वर मिशन। की इंस्टीट्यूशंस बॉडीज। मुख्य संस्थान निकाय, पैक्स, MPACS, GSTAT और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। की कॉन्सेप्ट्स, मुख्य अवधारणाएं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, पारस्परिक शुल्क, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, कास्केडिंग इफेक्टिव टैक्सेस, करों का व्यापक प्रभाव, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उल्टा शुल्क ढांचा, क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्रॉस सब्सिडी। और प्लेसेस इन न्यूज, चर्चित स्थान, वॉशिंगटन DC, भारत US वार्ता, बिहार SIR, भुज गुजरात सामाजिक सुधार, बीजापुर छत्तीसगढ़ मोबाइल टावर और मणिपुर NRC मांग, जैसलमेर राजस्थान पाकिस्तानी जोड़े की मौत खबर भी थी और भोपाल कचरा निपटान। एक्सीलेंट रिवीजन, उत्कृष्ट पुनरीक्षण। अब आज के मेंस क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा प्रश्न जो हमने हर टॉपिक विषय के बाद डिस्कस चर्चा किए थे, एक बार फिर दोहरा देते हैं। 1. भारत US सामरिक साझेदारी बनाम व्यापारिक मतभेद, कारण समाधान। 2. बिहार SIR ECI के तर्क, चिंताएं, संतुलन। 3. नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025-2045, उद्देश्य, विशेषताएं, चुनौतियां, अवसर। 4. GST के 8 साल, सफलताएं, चुनौतियां, GST 2.0 के सुधार। 5. रेल किराया वृद्धि, तर्क, प्रभाव, वैकल्पिक समाधान। 5. रेल किराया वृद्धि। श्रोताओं से अनुरोध है कि इन पर सोचें, पॉइंट्स बनाएं और हो सके तो लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास आपको मेंस में एज बढ़त देगा। बिल्कुल। अब बारी है कीप द फायर बर्निंग, समापन प्रेरणा की। आज हमने काफी कुछ कवर किया, डिटेल में गए, एनालाइज किया। ये आसान नहीं था, पर आपने कर दिखाया। ये जज्बा बनाए रखना है। हाँ, कंसिस्टेंसी ही की है, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। स्वामी विवेकानंद का वो प्रसिद्ध उद्धरण याद रखिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
आज आपने सिर्फ खबर नहीं पढ़ी, आपने विश्लेषण किया, कनेक्शन समझे, खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। हर दिन एक कदम आगे, यही मायने रखता है। तो एक गहरी सांस लीजिए, आज के अपने एफर्ट पर गर्व महसूस कीजिए और कल के लिए फिर से तैयार हो जाइए। आप सही रास्ते पर हैं, बस चलते रहना है। अब आज की चर्चा का एक क्विक रिकैप। हमने बात की इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की, जहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक फ्रिक्शन साथ साथ चल रहे हैं। फिर हमने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के ईसीआई के कदम और उस पर उठ रहे सवालों को समझा। हाँ, फिर हमने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के सहकार से समृद्धि विजन और उसकी चुनौतियों पर गौर किया। जीएसटी के 8 साल के सफर का असेसमेंट किया, उसकी उपलब्धियां और सुधार की गुंजाइश देखी। रेलवे फेयर हाइक के पीछे के तर्क और चिंताओं को भी समझा। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्वाड मिशन, डिजिटल इंडिया की 10वीं सालगिरह और कुछ सामाजिक व नैतिक मुद्दों पर भी नजर डाली। हमारा सुझाव है कि इस विश्लेषण को एक बार और सुनें, ताकि कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं और फैक्ट्स, तथ्य और मजबूती से आपकी मेमोरी में बैठ जाएं। ये डिटेल्ड एनालिसिस, विस्तृत विश्लेषण न केवल यूपीएससी परीक्षा के लिए, बल्कि जीवन में एक इन्फॉर्म्ड, सूचित और एनालिटिकल सिटीजन, विश्लेषणात्मक नागरिक बनने में भी आपकी मदद करेगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये तरीका पसंद आ रहा है, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम ये काम लंबे समय तक जारी रख सकें, इसे सस्टेनेबल बना सकें। और जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट, उत्तेजक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो आज की चर्चा से ही जुड़ा है। क्या नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के तहत सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव्स का जो अभूतपूर्व विस्तार और एम्पैक्ट्स में रूपांतरण प्लान्ड है, वो कहीं जमीनी स्तर पर नौकरशाही और राजनीतिकरण का एक नया और शायद ज्यादा जटिल जाल तो नहीं बुंदेगा, जो उनके मूल आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के उद्देश्य को ही कमजोर कर दे? सोचिएगा जरूर इस पर। इसी विचार के साथ आज के लिए इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।